नमस्कार मित्रों। आज हम मांग का नियम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि जो मांग होती है वो इच्छा, आवश्यकता और मांग, जो सबसे बड़ी अगर देखें तो हमारी सबसे बड़ी इच्छा होती है। उससे अगर हम छोटा देखें तो आवश्यकता होती है, और आवश्यकता के बाद जो हम मांग करते हैं वो उससे छोटी होती है। इच्छाएं हमारी असीमित हो सकती हैं, आवश्यकताएं हमारी थोड़ा कम सीमित होती है, और मांग हमारी उससे भी सीमित होती है। तो मांग जो होती है वो सीमित होती हैं, इच्छाएं हमारी पूरी हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो मांग, अभिप्राय एवं परिभाषाएं। अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक निश्चित कीमत होती है मांग के लिए, और उस निश्चित कीमत से जितनी मात्राएं खरीदने को इच्छुक और योग्य होती हैं, हमारी योग्यता भी ज़रूरी होती है कि हम जो दी हुई कीमत पर कितनी वस्तु को खरीद सकते हैं। तो उसके लिए हमारी इच्छा ज़रूरी है, और कीमत पे हमारी खरीदने की योग्यता भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि मांग तथा मांगी गई मात्रा क्या होती है। किसी वस्तु की मांग सदैव उसकी कीमत के संदर्भ में परिभाषित की जाती है। कोई भी किसी भी वस्तु की कीमत जो होती है, वस्तु की मांग जो होती है वो कीमत पर कीमत से डिसाइड होती है। अगर कीमत कम होगी तो उस वस्तु की मांग अधिक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मांग हमेशा कीमत के संदर्भ में परिभाषित होती है। इसके विपरीत मांगी गई मात्रा वस्तु की उस मात्रा को सूचित करती हैं जो वस्तु की एक कीमत विशेष पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है। तो मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, यही ये चीज़ बता रहा है। तो मांग में 5 तत्व निहित होना आवश्यक है। जो मांग होती है उसमें 5 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहली चीज़ क्या है कि वस्तु की इच्छा। आपकी किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ की मांग कर सकते हैं। वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन। आपके पास वस्तु के क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। साधन का अर्थ ये है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए। साधन व्यय करने की तत्परता, और आप साधन व्यय करने की तत्परता उस वस्तु को आप तत्परता कितने आप इस समय उस वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर हो वो देखा जाता है। एक निश्चित कीमत होनी चाहिए, किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत होनी चाहिए, न कि उस वस्तु के अनेक कीमत होने पर आप उस वस्तु का क्रय नहीं करोगे। निश्चित समय अवधि। ये नहीं हो सकता है कि एक निश्चित समय अवधि पे किसी वस्तु की मांग की जा सकती है। आप गर्मियों में सर्दियों के कपड़ों की डिमांड नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते। इसीलिए किसी वस्तु विशेष के लिए समय अवधि होनी जरूरी होती है। मांग फलन। मांग फलन क्या है? वस्तु की मांग और उससे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। मांग फलन क्या होते हैं? जो मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, उसको जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, उसी के फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहा जाता है। एक होता है व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है कि व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। एक व्यक्ति विशेष, कोई आप व्यक्ति हो, उसके बाजार में एक निश्चित उपभोक्ता की मांग को जो प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, वो जो तत्व होते हैं उसी को मांग फलन कहा जाता है। तो डी एक्स मतलब क्या हुआ? डिमांड फॉर एक्स गुड्स, यानी कि एक्स वस्तु की मांग जो फलनात्मक संबंध होता है, एफ मतलब होता है इसका फलनात्मक संबंध क्या क्या होता है। तो पी एक्स का अर्थ क्या हुआ? एक्स वस्तु की कीमत। किसी भी वस्तु की मांग को वस्तु की कीमत प्रभावित करती है। पी आर मतलब होता है संबंधित वस्तु की कीमत। चाय और कॉफ़ी की दृष्टि में अगर एक की
एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग बढ़ती है। तो इसीलिए क्या होती है, संबंधित वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है किसको, मांग को। वाई यानी कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय, आपकी क्रय करने की शक्ति क्या है, तो वो भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। टी, उपभोक्ता की रुचियाँ, आपकी रुचियाँ जिस वस्तु पे आपकी रुचि होगी, जिसको आप पसंद करते होंगे, वो क्या होगी, आप उसकी मांग अधिक करोगे। और एफ, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका, अगर भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका होगी, अगर उसकी मूल्य परिवर्तन उसका मूल्य में वृद्धि होने की आशंका होगी, तो आप उस वस्तु की मांग वर्तमान परिदृश्य में उसकी मांग अधिक करोगे। तो ये जो भी व्यक्तिगत मांग को जो प्रभावित करते हैं, वो जो इसके फलनात्मक जो इस फलनात्मक संबंध को बताता है, वही व्यक्तिगत मांग फलन कहलाता है। तो आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं, और व्यक्तिगत मांग को जो प्रभावित करते हैं उसको जो संबंध को बताता है उसको उसी को मांग फलन कहा जाता है। ठीक है। यदि हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव को जानना चाहते हैं तो हमें अन्य कारकों को स्तर मानना होता है। अन्य बातों की स्तर रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच फलनात्मक संबंध को ही कीमत मांग संबंध अथवा कीमत मांग कहा जाता है। अभी हमने जो भी ये चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम क्या मानेंगे, स्तर मानेंगे। और प्राइस, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में क्या संबंध होगा, इन चीज़ों को, अन्य जो अभी हमने ये फलनात्मक संबंध में जो तत्व माने उनको हम स्तर मानेंगे, तभी हम मांग और कीमत के संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बाजार मांग क्या होती है। अभी हमने व्यक्तिगत मांग पढ़ा, उसके बाद हम अभी बाजार मांग पढ़ेंगे। किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को व्यक्त करता है। किसी वस्तु की बाजार मांग, उसके विभिन्न निर्धारक तत्व, उसको निर्धारित करने के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, उसी को हम बाजार मांग कहते हैं। बाजार मांग फलन के में व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त दो तत्वों को समाहित किया जाता है। अभी हमने व्यक्तिगत मांग फलन में देखा व्यक्ति की रुचि क्या है, आय स्तर क्या है, उनको समाहित करने के अलावा दो तत्व को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बाजार मांग फलन मिलेगा। तो दो तत्व क्या है बाजार मांग फलन को, जनसंख्या का आकार क्या है, ये अगर हम देखेंगे तो ये बाजार मांग फलन में अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो हमें बाजार मांग फलन प्राप्त होगा। जनसंख्या का आकार और YD, आय का वितरण किस प्रकार है, धनी व्यक्तियों पे गरीब व्यक्तियों में आय का वितरण क्या है, वो भी किसी वस्तु के मांग को प्रभावित करता है। अगर हम जनसंख्या का आकार और आय के वितरण को जोड़ देते हैं तो हम व्यक्तिगत मांग फलन से बाजार मांग फलन में आ जाते हैं। मांग के निर्धारक तत्व क्या हैं, अभी हम देखते हैं कि मांग को क्या क्या निर्धारित करते हैं, कौन कौन से तत्व मांग को निर्धारित करते हैं। तो वस्तु की उपयोगिता, आवश्यकता पूर्ति की क्षमता। यदि उपयोगिता अधिक तो मांग अधिक और उपयोगिता कम तो मांग कम। किसी वस्तु की उपयोगिता अगर आपके लिए अधिक होती है तो आप उस वस्तु की मांग अधिक करते हैं, और उसकी उपयोगिता अगर आपके लिए नहीं होती है तो आप उसकी मांग कम करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी क्या है, मांग है, ये आपकी आवश्यकता है। तो आप उसकी, अगर आपकी आवश्यकता होगी तो उस चीज़ की आप जो वीडियो देखने की वो आवश्यकता है आप उसकी डिमांड करोगे। तो इसीलिए जिस वस्तु की आपको आवश्यकता होती उसी की आप मांग करते हैं। आय का स्तर, किसी व्यक्ति की आय अगर अधिक होती है तो उसकी मांग भी अधिक होता है, और आय कम होगी तो उस वस्तु की डिमांड भी कम होगी। तो Y अगर बढ़ता है तो D भी बढ़ेगा, और Y अगर कम होता है D भी कम होगा। यही संबंध हम बताते हैं। तो आय का स्तर और मांग पे धनात्मक संबंध होता है, यही यहाँ पे व्यक्त किया गया है दूसरे पॉइंट पे। और धन का वितरण, जैसे जैसे समाज में धन का वितरण समान होता जाएगा वैसे वैसे समाज में आवश्यकता और आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी। किसी वस्तु की
अगर धन का वितरण समान होता रहेगा, लोगों में धन प्राप्त आता रहेगा, तो आवश्यक और आरामदायक वस्तुओं की मांग लोग करेंगे। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में हमारी आवश्यकताएं कम थी तो हमारी मांग कम थी, परंतु आधुनिक युग में हमारी आवश्यकताएं बढ़ने के कारण उनकी मांग भी बढ़ी है। जैसे कि फ़ोन, टीवी, फ्रिज, इन चीज़ों की मांग बढ़ी है। और पहले कूलर, ये चीज़ें हमारी आधुनिक दौर में इन चीज़ों की मांग बढ़ी है, और पहले हमारी ये आवश्यकताएं नहीं थी तो उस समय इनकी मांग कम थी। तो धन का वितरण जिस प्रकार से बढ़ेगा, लोगों के पास धन आएगा तो उनकी मांग बढ़ेगी। वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। तो पी अगर कम होगा तो टी यानी कि डिमांड बढ़ेगी। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और पी अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। तो वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। संबंधित वस्तु की कीमत हम देखते हैं कि स्थानापन्न वस्तुएं हमने पहले भी बता चुके हैं आपको, कॉफ़ी और चाय। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो चाय की मांग बढ़ेगी। तो स्थापना वस्तुओं में जो संबंध होता है वो धनात्मक संबंध होता है। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो चाय की मांग बढ़ेगी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं पूरक वस्तु में देखते हैं कि वस्तु अगर डबल रोटी और मक्खन अगर डबल रोटी का मूल्य बढ़ता है तो मक्खन की मांग कम होगी। तो पूरक वस्तुओं की स्थिति में इनमें ऋणात्मक संबंध होता है। तो एक वस्तु पी की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की डिमांड कम होगी। तो इस प्रकार से रुचि और फैशन होने पर मांग बढ़ती है। अगर आपकी लग्जरीज गुड्स, जो विलासिता वाली वस्तुएं होती हैं, अगर आपकी रुचियां हैं उन चीज़ों में, तो उनकी क्या होगी, मांग बढ़ेगी। तो जैसे जैसे फैशन बढ़ता है, जो बाज़ार में जो फैशन आता है उस फैशन की मांग बढ़ती है। तो हम देखते हैं भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका, दैवीय आपत्तियां की आशंका, युद्ध की संभावना। हम देखते हैं कि हमें पता चला कि कोरोना काल में एक अफवाह फैली कि नमक का मूल्य भविष्य में बढ़ने वाला है, तो लोगों ने नमक खरीदना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं, संभावनाएं होती हैं, तो हम उसकी मांग बढ़ा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें प्राइस मूल्य अधिक होने के बावजूद भी हम भविष्य में उसके मूल्य में उससे अधिक परिवर्तन होने की आशंका को सोचते हुए उसकी मांग बढ़ा देते हैं। इसमें क्या होता है कि मांग का नियम भी इसमें काम नहीं करता है, क्योंकि मांग का नियम ये कहता है कि अगर मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग कम होगी, परंतु हम मूल्य वृद्धि में भी उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। तो भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका से भी हम इसको देख सकते हैं। मांग तालिका और मांग अनुसूची क्या है? मांग तालिका अथवा मांग अनुसूची के बारे में सैमुअल्सन ने वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाती है। तो सैमुअल्सन ने क्या कहा कि कीमत और मात्रा में जो संबंध बताता है उसी को क्या कहते हैं, मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका के प्रकार होते हैं जैसे व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं की मांग करेगा जिसको प्रदर्शित करने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं की मांग करेगा, जो कीमत एक निश्चित कीमत पर व्यक्ति जिन व्यक्तिगत विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं को खरीदने को प्रदर्शित करने वाली जो तालिका होती है वो व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है? व्यक्तिगत मांग तालिका
से ही व्यक्तिगत मांग वक्र का निर्धारण होता है। व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। जो कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंध को, जो संयोग को जो प्रकट करता है, उसको व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। और व्यक्तिगत मांग वक्र हम देखते हैं कि मांग वक्र डी हमने ये दिखा रखा है यहाँ पे, तो का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर जो यह दर्शाता है कि कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। तो हमें पहले भी पता है कि व्यक्तिगत मांग वक्र में जो कीमत और मांग होता है उसमें विपरीत संबंध होता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि बाएं से दाएं क्या है, ऋणात्मक ढाल वाला। ये ऋणात्मक ढाल वाला जो वक्र है उसको हम मांग वक्र कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब मूल्य 10 रुपये था तो उसकी मांग कितनी थी, उसकी मांग 1 थी। अगर मूल्य कम हुआ, 8 रुपये हुआ, तो उसकी मांग 3 हुई, क्वांटिटी हुई, और मात्रा ली। और प्राइस 6 रुपये हुआ तो उसकी क्वांटिटी 4 रुपये हुई। उसी प्रकार प्राइस में मूल्य में कमी हुई तो उसकी मात्रा हमने अधिक खरीदी। और 2 रुपये हुआ तो उसकी मात्रा हमने 8 खरीदी। और इस प्रकार से ये जो मांग वक्र बता रहा है कि मूल्य में कमी होने पर हमने उसकी मांग बढ़ा दी है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है, और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होते हैं। और बाजार मांग तालिका क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं कि बाजार मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिकाओं की सहायता से हम बाजार मांग तालिका का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम किसी निर्दिष्ट समय पर उपलब्ध समस्त व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग कर लें तो हमें संपूर्ण बाजार की मांग तालिका प्राप्त होगी। अगर हम व्यक्तिगत मांग तालिकाओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, व्यक्तिगत बाजार मांग तालिका प्राप्त होगी। तो बाजार मांग वक्र क्या होता है, अगर हम व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, बाजार मांग तालिका मिलेगी। और बाजार मांग वक्र क्या है, बाजार मांग वक्र तालिकाओं, जो तालिका होती है उन्हीं को अगर हम जोड़ देते हैं, बाजार मांग तालिकाओं को अगर हम बाजार मांग तालिका का अगर हम जोड़ करते हैं तो हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। बाजार मांग तालिका को रेखांकित में प्रदर्शित करके बाजार मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। बाजार मांग वक्र वह है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के जोड़ को प्रकट करता है। बाजार मांग तालिका की भांति बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। हम देखते हैं कि अगर हम व्यक्तिगत मांग तालिका अगर हम देखते हैं कि जो ये है, एक व्यक्ति की जो मांग होती है और बी व्यक्ति की अगर मांग होती है, अगर हम उनको क्षैतिज इस प्रकार से हम जोड़ते हैं, तो हमें क्या होता है, बाजार मांग तालिका प्राप्त होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बाजार मांग वक्र क्या होता है। तो हमें याद रखना कि इनके व्यक्तिगत मांग तालिकाओं को अगर क्षैतिज रूप से जोड़ा जाता है तो हमें क्या होता है, बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। इसको हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र बनाम बाजार मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र में क्या होता है और बाजार मांग वक्र में क्या अंतर है, उसको हम देखते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र में मांग का नियम लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह संभव हो सकता है कि उपभोक्ता की ऊंची कीमत पर भी अधिक वस्तु की मांग करे, क्योंकि हम औसत रूप में नहीं देख रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में अगर हम देखें तो किसी के पास अगर धन अधिक होता है, अंबानी, अडानी जो भी हैं, उनके पास अगर कीमत बढ़ती है तो मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम होगी। पर अडानी, अंबानी के पास अगर रुपए अधिक हैं, उसकी कीमत बढ़ने के वजह से भी
उसकी मांग वो अधिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बाजार मांग वक्र पे अगर औसत रूप में जो सही हो, वो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्तिगत रूप में सही हो, क्योंकि एक व्यक्ति उसको निर्धारित कर रहे हैं। अगर हम औसत रूप में देखें तो उसमें क्या होगा, ये निर्धारित होगा। बाजार मांग में मांग का नियम सदैव लागू होता है, क्योंकि हम औसत रूप में देख रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप में अगर देखें तो वो नियम लागू नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो सामान्य व्यक्तियों के लिए वो लागू होगा, पर विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जिसके पास धन अधिक है, उनके पास ये नियम लागू नहीं होगा। अगर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत मांग बाजार को प्रभावित करने वाले सभी घटकों से प्रभावित नहीं होता है। व्यक्तिगत मांग बाजार को प्रभावित करने वाले सभी घटकों से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप में देख रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में किसी के पास धन अधिक है या उसकी यहाँ रुचियाँ अधिक हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्तिगत रूप में जो मांग वक्र उसमें प्रभावित नहीं होगा। पर हम अगर औसत रूप में देखेंगे तो वो सत्य ही होगा। औसत रूप में हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो सत्य ही होगा। तो बाजार मांग व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटकों से प्रभावित होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। मांग के प्रकार कितने होते हैं? मांग होती है कीमत मांग, आय मांग और तिरछी मांग, और मांग के अन्य प्रकार। तो पहले हम देखेंगे कीमत मांग क्या है। आय मांग को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। आय मांग क्या होते हैं? श्रेष्ठ या सामान्य वस्तुएं। अगर आय जो होती है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, श्रेष्ठ और सामान्य वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ता है, और घटिया या निम्न वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ता है आय बढ़ने या घटने से। हम देखते हैं तिरछी मांग क्या है, इसके बारे में अभी देखेंगे, और मांग के अन्य प्रकार देखेंगे। संयुक्त मांग क्या है, व्युत्पन्न मांग क्या है, और सामूहिक मांग क्या है, तो इसको हम देखेंगे। तो हम कीमत मांग देखते हैं। कीमत मांग क्या देखते हैं? कीमत के परिवर्तन से मांग में क्या परिवर्तन होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कीमत बढ़ने पे मांग कम होती है, और जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। आय मांग हमने पहले भी देख चुका। आय मांग वक्र को जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर एंजिल वक्र भी कहा जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि आय जो मांग है ये इम्पोर्टेंट है। आय मांग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एंजिल वक्र भी कहा जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर आय बढ़ती है तो हम उसकी मांग भी अधिक करते हैं। तो अब देखते हैं कि आय मांग क्या होती है। आय मांग भी दो प्रकार की होती है, एक श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु की दृष्टि में, एक घटिया या निम्न वस्तु में आय मांग। तो क्या होता है अगर सामान्य या श्रेष्ठ वस्तु में क्या होती है? सामान्य वस्तु में क्या होती है, अगर आय बढ़ेगी आपकी तो आप उसकी मांग भी अधिक करोगे। तो धनात्मक रूप से इसमें इसका संबंध होता है। ये जो दिखा रखा मेरे ऊपर की ओर, वो धनात्मक रूप से इसका क्या होता है, संबंध होता है। घटिया या निम्न वस्तुओं में आय मांग, अगर आप क्या देखते हैं कि अगर आप अपने व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि आपकी आय बढ़ती है, तो आप घटिया और निम्न वस्तु क्या करेंगे, उनका उपभोग कम करेंगे, उसकी मांग कम करेंगे, आप अच्छी वस्तुओं की ओर जाएंगे। तो क्या होता है कि अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप घटिया या निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती है उनकी मांग क्या करते हो, कम करते हो। तो क्या होता है, इसमें धनात्मक संबंध होता है। आय बढ़ने पर उसकी मांग क्या होती है, कम होती है। निम्न वस्तु और गिपिन वस्तु में अंतर क्या होता है, निम्न वस्तुएं क्या होती है और गिपिन वस्तुएं क्या होती है, परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो निम्न वस्तु में मांग का नियम लागू होता है। निम्न वस्तु में क्या होता है, अगर निम्न वस्तु में क्या होती है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है, परंतु गिपिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्या होता है, अगर कीमत और मांग में उसका ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक संबंध होता है। निम्न वस्तु में उपभोक्ता अपनी आय का बहुत छोटा भाग व्यय करता है, जिसके कारण आय प्रभाव कमजोर होता है। क्योंकि उपभोक्ता क्या होता है, निम्न वस्तुओं पे अपना क्या करता है, अपना उपभोग छोटा सा भाग, अपने आय का छोटा सा भाग इसमें व्यय करता है, तो इसमें प्रभाव कम पड़ता है, आय प्रभाव कमजोर होता है। जबकि गिपिन वस्तुओं पर आय का बड़ा भाग व्यय किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। क्योंकि जिन वस्तुओं पे हम अपना आय का अधिक व्यय करेंगे तो उन पे प्रभाव अधिक
पड़ेगा। और अब हम देखते हैं तिरछी मांग क्या होती है। तिरछी या आड़ी मांग क्या होती है। अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु x की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष संबंधित वस्तु y की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही आड़ी मांग कहते हैं। कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग पे क्या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तिरछी मांग कहते हैं। तो स्थानापन्न वस्तु की दृष्टि में देखते हैं कि स्थानापन्न वस्तु की y वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो x वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ती है। तो स्थानापन्न वस्तु में आय बढ़ने पर मांग क्या होती है, बढ़ती है। y वस्तु की मांग बढ़ती है। x वस्तु की कीमत बढ़ने पर y वस्तु की मांग बढ़ती है। तो किस प्रकार का संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, जो कि मेरा एक्स वाई जो डायग्राम दिखा रखा है वो ऊपर की ओर जो मेरा वक्र दिखा रखा है वो धनात्मक रूप से बता रखा है। आप देख सकते हो ये वाला जो है धनात्मक रूप से होता है। आय बढ़ने पर आय इतनी थी तो इतनी मांग थी, तो आय तो बढ़ी तो हमने क्या किया, मांग भी बढ़ा दिया। तो क्या होता है कि आय बढ़ने पर इसमें मांग बढ़ती है। पूरक वस्तुओं की दृष्टि में वस्तु y वस्तु की कीमत बढ़ने पर x वस्तु की मांग क्या होती है, कम होती है। तो क्या होता है, इसमें ऋणात्मक संबंध होता है। पूरक वस्तु में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। वही वस्तु की कीमत बढ़ने पर x वस्तु की मांग क्या होगी, क्या होगी, कम होगी। जो कि यहाँ पे बता रखा है कि ये आपका बता रखा है कि ये कीमत है। सॉरी ये बन नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाएंगे, ये आप समझ चुके हैं। मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। तो मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है, इस मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग कम होती है। इसी संबंध को मांग के रूप में दिखाया गया है। यह नियम केवल कीमत और मांग में परिवर्तन की दिशा बताता है, परिवर्तन की मात्रा नहीं बताता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप परीक्षा की दृष्टि में देखेंगे तो मांग का जो नियम होता है वो सिर्फ दिशा को बताता है, ये गुणात्मक रूप से है। मात्रात्मक रूप से अगर देखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मांग की लोच में क्या होता है, वो मात्रात्मक रूप से मात्रात्मक रूप से बताता है। अगर हम देखेंगे मांग की लोच में मात्रात्मक रूप से परिवर्तन को दर्शाया जाता है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों, मांग वक्र का ढाल क्यों ऋणात्मक होता है, इस बात को भी देखना जरूरी है। तो घटती सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम घटती सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित होती है। अब पहले भी ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। घटती सीमांत उपयोगिता क्या होती है, किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं, अगर हम किसी चीज़ का उपभोग अगर लगातार करते हैं तो उसकी हम मांग कम करते रहेंगे। तो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर ही आपका मांग का नियम निर्धारित करता है, मांग का नियम निर्धारित होता है। वस्तु की अधिक इकाइयों का क्रय, अगर हम वस्तु की अधिक इकाइयों का क्रय करेंगे तो हम कम कीमत पर हम उस वस्तु की अधिक इकाइयों का क्रय कर सकते हैं। तो क्वांटिटी अगर अधिक खरीदनी है हमें तो हमें प्राइस कम पे ही हम उसकी अधिक क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो घटती सीमांत उपयोगिता ये बता रहा है वस्तु की कम इकाइयों का क्रय और ऊंची कीमत पर प्राइस पर हम उसकी क्वांटिटी कम करेंगे। तो ऊंची सीमांत उपयोगिता को ये दर्शा रहा है। अब देखते हैं हम क्रय शक्ति में वृद्धि अथवा आय प्रभाव। क्रय शक्ति क्या होती है, क्रय शक्ति में वृद्धि क्या होती है, क्रय शक्ति में वृद्धि या आय प्रभाव। अगर आपकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है आपकी या आय बढ़ती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता पहले किए गए जाने वाले कुल व्यय में ही अब वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु का अधिक क्रय संभव हो जाता है। अगर किसी वस्तु की कीमत अगर घटती है तो हमारी क्रय शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ये होता है कि इस वस्तु की कीमत ये रहेगी, हम उस हिसाब से अपना बजट बनाते हैं। अगर वो वस्तु हमें सस्ती रूप में मिल जाती है तो हमारे पास अतिरिक्त धन होगा और वो हमारी आय को बढ़ाएगा और हम उस
आय से अधिक वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। तो वस्तु की कीमत में कमी होने से अधिक मात्रा का क्रय संभव होता है। अगर कीमत कम होगी तो अधिक वस्तुओं का हम क्रय कर सकते हैं। तो मांग का नियम ये है कि प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी हम अधिक करेंगे। वास्तविक आय अथवा क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। वस्तु की कीमत में वृद्धि, वस्तु के क्रय में कमी। मांग अगर प्राइस में वृद्धि होती है तो डिमांड इसकी कम हो जाएगी, क्वांटिटी इनको हम कम खरीदेंगे तो वास्तविक आय और क्रय शक्ति में कमी आएगी। ये बता रहा है। हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? एक वस्तु के स्थापन से दूसरी वस्तुओं का हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, ये तो आपको पता ही है। ऋणात्मक संबंध का कारण प्रतिस्थापन प्रभाव है। प्रतिस्थापन प्रभाव, एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु को किस प्रकार से वो कर रहे हैं। जब एक ही आवश्यकता की पूर्ति दो या अधिक वस्तुओं उसके से संभव होती हैं तब अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहने की दशा में एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन मूल वस्तु के उपयोग में इसलिए परिवर्तन कर देता है क्योंकि उपभोक्ता मूल वस्तु अथवा स्थानापन्न वस्तु के प्रयोग अनुपात में परिवर्तन कर देता है। यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। चीनी और गुड़, हम क्या करते हैं, एक वस्तु अगर चीनी के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो हम उसका प्रतिस्थापित किस में कर देते हैं? गुड़ में कर देते हैं। इसी चीज़ को ये बता रहा है। उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु का कुछ ऐसे उपभोक्ता भी उपभोग करने लगते हैं जो प्रारंभ में ऊंची कीमत के कारण उपभोग करने में असमर्थ थे। किसी वस्तु की अगर कीमत अधिक है तो जिसकी क्रय शक्ति कम है, जिनकी आय कम है, तो वो उन वस्तुओं का उपभोग नहीं करते हैं। अगर उन वस्तु का क्रय अगर प्राइस कम हो जाता है तो वो भी लोग भी इसका क्या करेंगे, उनको खरीदेंगे। मांग के नियम के अपवाद क्या है? मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं कि जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। जहाँ मांग का नियम क्या होता है? प्राइस और डिमांड, कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है। पर बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये कौन कौन सी स्थितियां हैं ये हमें देखनी है। तो मांग का नियम के अपवाद क्या है? भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, कुछ भावी प्रत्याशित परिस्थितियों के कारण जैसे अकाल क्रांति, सरकारी नीतियाँ, सीमित आपूर्ति जैसी संभावनाओं में कीमत वृद्धि के बावजूद मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी क्योंकि उपभोक्ता भविष्य में और कीमत वृद्धि की आशंका से वर्तमान में मांग को बढ़ा देगा। ऐसी दशा में कीमत और मांग में प्रतिलोम संबंध न होकर सीधा संबंध होता है। मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि क्या होता है कि अकाल, ये तो क्या होता है, अगर इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस अधिक होने पर भी हम क्या करेंगे, उसकी मांग को बढ़ा देंगे। ये हमें मांग बढ़ा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भविष्य में अगर अकाल आने की संभावना होगी तो लोग क्या करेंगे, राशन वगैरह जो भी आवश्यकताओं वाले वस्तुएं होंगी उनकी अगर मूल्य अधिक भी होगा तो उस स्थिति में भी उसकी मांग अधिक करेंगे, क्योंकि उनको क्या लगता है कि अगर आपदा आएगी तो उन वस्तुओं का क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा। और अभी अगर उन चीज़ों का मूल्य भी बढ़ चुका होगा तो वो आशंका करेंगे कि इससे भी अधिक उन वस्तुओं का उपभोग प्राइस बढ़ सकता है, मूल्य बढ़ सकता है। तो इस वजह से क्या करेंगे, वो अभी उन वस्तुओं का स्टॉक कर देंगे। तो उससे भी देखते हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में मिथ्या आकर्षण के कारण मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है। आपको कोई वस्तुओं का अगर आप देखते हैं कि बुलेट है तो बुलेट आपकी क्या है, एक आकर्षण। जैसे कि थार कार है तो आप ऑल्टो, टीवीएस, होंडा, ये चीज़ें आप क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मिथ्या आकर्षण, आप क्या सोचते हैं कि ये विलासिता वाली वस्तुएं हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि आकर्षण आपका उस चीज़ की ओर, आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो उसका क्या है, अगर उसका मूल्य बढ़ा हुआ भी है तो, परंतु आप टीवीएस बाइक की अगर मूल्य कम है और बुलेट का अगर मूल्य अधिक है तो आप
आप मिथ्या आकर्षण की वजह से उस बुलेट का क्रय करेंगे, न कि टीवीएस का क्रय करेंगे, परंतु दोनों सेम आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्करों में उन वस्तुओं का भी उपभोग कर लेते हैं जो हमारे बजट में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि मूल्य बढ़ने की वजह से भी हम उसका अधिक मांग करते हैं। उपभोक्ता की अज्ञानता। जब किसी वस्तु की कीमत घटाई जाती है तब उपभोक्ता अपनी अज्ञानता के कारण कम कीमत वाली वस्तु को घटिया समझकर उपभोग नहीं करता है। ऐसी दशा में कीमत घटने पर उपभोक्ता अधिक होने के स्थान पर कम होता है और मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं कि इसका मूल्य इसलिए घटा है क्योंकि ये खराब है, ये वस्तु खराब है, परंतु अगर वो वस्तु अच्छी होने के बावजूद भी हम उसकी मांग अधिक नहीं करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये वस्तु खराब है। तो क्या होता है कि प्राइस अगर मूल्य कम होने पर हम उसकी मांग भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसमें भी मांग का नियम लागू नहीं होता क्योंकि मूल्य कम होने पर हम उसका क्या करेंगे, मांग अधिक करना चाहिए। परंतु हम अज्ञानता के वश से हम सोचते हैं कि ये और घटिया वस्तु है तो उसका मांग हम नहीं करते हैं। गिपिन का विरोधाभास। जब उपभोक्ता की दो वस्तुओं में एक वस्तु घटिया वस्तु हो और दूसरी श्रेष्ठ वस्तु हो तो तब गिपिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है। घटिया वस्तु की कीमत में जब कमी होती है तब उपभोक्ता कीमत के घटने के कारण सर्जित अतिरिक्त क्रय शक्ति से अच्छी वस्तुओं का उपभोग बढ़ा देता है तथा घटिया वस्तु का उपभोग घटा देता है। इस प्रकार घटिया वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में कमी होती है। तो होना क्या चाहिए कि घटिया वस्तु की अगर कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़नी चाहिए, मांग का नियम ये कहता है। परंतु घटिया वस्तु या घटिया वस्तु की स्थिति में क्या होता है, अगर मांग कम होती है तो व्यक्ति क्या करता है, उन घटिया वस्तुओं का उपभोग नहीं करके जो अतिरिक्त आय हमें प्राप्त होती हैं वो क्या होते हैं, वो अच्छी वस्तुओं पे उसको व्यय कर लेता है। तो इसमें भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, जबकि इसमें मांग का नियम क्या होगा, धनात्मक रूप से ये क्या होगा, जो वक्र होगा वो धनात्मक रूप से चलेगा। तो क्या होता है कि गिपिन वस्तुओं में अगर वो मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ानी चाहिए, परंतु हम क्या करते हैं, घटिया वस्तु के स्थान पे जो अतिरिक्त आय होती है उसको क्या कर देते हैं, अन्य वस्तुओं पर उसका उपभोग कर लेते हैं। हम देखते हैं कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन एक ही मांग वक्र पर संचलन, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है, एक ही मांग वक्र पे क्या होता है, विस्तार और संकुचन क्या बताता है। जब मांग में परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होता है तब ये परिवर्तन एक ही मांग वक्र पर घटित होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन मांग का विस्तार और मांग का संकुचन उत्पन्न करते हैं। हम देखते हैं कि मांग का विस्तार और मांग का संकुचन उस स्थिति में होगा जिसमें अन्य चीज़ों का स्तर रहने पर केवल मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग पे क्या प्रभाव होता है उसको अगर हम देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होंगे, उस दृष्टि में क्या होगा, मांग और विस्तार और संकुचन होगा। सिर्फ मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग में क्या परिवर्तन होगा, तो उसी को हम मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, और मांग का विस्तार और मांग का संकुचन में क्या होता है, एक ही मांग वक्र पे ये क्या होता है, ऊपर नीचे के लिए इनका खिसका होता है। तो मांग का विस्तार क्या होता है, अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। जब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर दाएं से नीचे की ओर स्थानांतरित होता है, इस स्थिति को मांग का विस्तार कहते हैं। तो क्या होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि संतरे की कीमत प्रति इकाई क्या है, 5 रुपये है, और उसकी इकाई कीमत क्या होती, कम हो जाती है। तो कम होने के बावजूद क्या हो जाती, 5 से 3 हो जाती है। तो क्या हुआ, इसमें मूल्य में कमी हुई तो इसकी क्या हुई, मांग बढ़ी। मांग क्या बढ़ी इसकी, ये 10 से 20 इसकी मांग हमने बढ़ाई, क्वांटिटी अधिक खरीदी, मात्रा हमने अधिक खरीदी। तो क्या हुआ, तो ये ए बिंदु से बी बिंदु की ओर मांग का क्या हुआ, विस्तार हुआ। ए बिंदु ये था
और ए बिंदु से ये जो बी बिंदु पे आया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मांग का विस्तार। इसी को क्या कहेंगे, बाएं, ये हमारा बायां है। तो क्या बोलते हैं उसको, दाएं सॉरी दाएं से दाएं से बाईं और नीचे की ओर ये जो खिसक रहा है, इसी को क्या कहेंगे, हम मांग का विस्तार कहेंगे। हम देखते हैं मांग का संकुचन क्या होता है। अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाने के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है, तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर बाईं या ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को मांग का संकुचन कहते हैं। अगर मूल्य अगर बढ़ता है, मूल्य क्या है आपका, देखते हैं। मूल्य आपका मूल्य 3 रुपये से 5 रुपये हुआ, तो क्या हुआ, 3 रुपये से 5 रुपये अगर मूल्य घटा, तो हमने क्या की, उसकी मांग बढ़ाई। तो ए बिंदु से हम बी बिंदु की ओर क्या हुए, स्थानांतरित हुए। तो क्या हुआ, ये बाईं से बाईं हमने क्या हुआ, ऊपर की ओर, ये हमारा ऊपर की ओर, या हम बाईं ओर, ये ऊपर की ओर हमारा क्या है, ये बायां है, ये हमारा क्या है, दायां। तो अगर हम बाईं और ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या हुआ, इसमें मांग में संकुचन याद रखना होगा। तो हमें क्या देखना है, अगर हम ये हम दाईं की ओर, इस प्रकार से अगर हम दाईं ओर आएंगे, तो ये मांग में विस्तार होगा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो ये मांग में क्या होगा, संकोचन होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना मांग वक्र पे। हम देखते हैं कि मांग वक्र का विस्तार और मांग वक्र का संकोचन एक ही रेखा चित्र में हमने देखा, बता चुका हूँ मैं कि अगर ये मांग वक्र का संकोचन क्या होगा, अगर हम P बिंदु से P1 बिंदु पे जाएंगे तो मांग का संकोचन होगा। ये क्या है ये आपका दाईं ओर है और ये आपका बाईं ओर है। अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो मांग का संकोचन होगा, और नीचे की ओर आएंगे तो मांग का विस्तार होगा। तो दाईं ओर आएंगे तो मांग का विस्तार होगा, और बाईं ओर आएंगे तो मांग का संकोचन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। P से P2 में आए तो मांग का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। मांग में परिवर्तन और मांग में कमी या मांग वक्र का खिसकाव। अभी हमने मूल्य की दृष्टि से देखा, अगर मूल्य की दृष्टि से देखें तो मांग में जो परिवर्तन होता है वो संकोचन और विस्तार। अगर हम मूल्य में वृद्धि या कमी से जो प्रभाव पड़ता है मांग में, उसको हम मांग का संकोचन और मांग का विस्तार कहते हैं। अगर हम मांग में जो परिवर्तन कीमत के अलावा अन्य चीज़ों से हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, मांग वक्र ही खिसक जाता है। मांग वक्र दाएं और बाएं की ओर खिसकेगा। इसी को हम देखते हैं मांग में परिवर्तन, मांग में कमी या मांग का खिसकाव। जब किसी वस्तु की मांग में किसी कीमत के अलावा अन्य तत्वों जैसे आय, फैशन आदि में परिवर्तन होने से परिवर्तन होता है, तो मांग में वृद्धि। इस स्थिति में मांग वक्र का बाएं से दाईं ओर स्थानांतरण हो जाता है। तो हम देखते हैं इस स्थिति में क्या देखते हैं हम, जो हमारा मूल मांग वक्र था DD, तो ये क्या हुआ, ये खिसक गया, किस में चले गया, D2 और D2 में चले गया, ठीक है। तो D2 में ये क्या हुआ, खिसक गया। तो ये क्या किसका, ये हमारा क्या था, बाईं, ये हमारा बायां है, तो ये दाईं ओर खिसक गया। तो ये इस हिसाब से ऊपर की ओर खिसक गया। तो क्या हुआ, ये मांग वक्र मूल मांग वक्र से नया मांग वक्र बना दिया। तो हमारा कीमत हमारे 10 रुपये है, परंतु क्या हुई, मांग 5 मात्राओं से हमने 10 मात्राओं का मांग की। तो ये मांग वक्र क्या हुआ, आगे की ओर खिसक गया। तो बाईं से दाईं ओर स्थानांतरित हुआ। तो मांग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है। और मांग में समान मांग अधिक कीमत। अभी हमने मांग में परिवर्तन देखा, ठीक है। मांग में वृद्धि की दृष्टि से देख रहे हैं अभी हमने क्या, कीमत अगर स्थिर रहे तो मांग किस प्रकार से बढ़ेगी। अब हम देखेंगे अगर कीमत में परिवर्तन होता है और मांग स्थिर रहती है, तो उस हिसाब से भी मांग में वृद्धि हो सकती है। इसमें हमने देखा कि क्या बोलते, मांग तो एक जैसी है, पर कीमत क्या हुआ, कीमत परिवर्तन होने से मांग में क्या परिवर्तन हुआ। देखते हैं कि हमारी जो
क्वांटिटी है, मात्रा है, वो 10 रुपये है, परंतु जिस जहाँ पर हमारे 5 कीमत थी, हमने ए बिंदु पर हमने उसकी मांग की, परंतु कीमत बढ़कर 10 हुई तो उसकी मांग क्या हुई, बढ़ गई। ये हमने बता रखा है। तो इसमें क्या हुआ, मांग वक्र खिसक गया, मांग वक्र ए से बी की ओर आ गया। तो हमने ये देखा मांग में वृद्धि के क्या कारण हैं। इसको हम देखते हैं। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, अगर किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो वो उस वस्तु का क्रय अधिक करेगा। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत यानी कि प्रतिस्थापित वस्तुएं जैसे कि चाय और कॉफ़ी, अगर एक की कीमत अगर परिवर्तित होती हैं, बढ़ती हैं, तो हम दूसरी की मांग बढ़ा देते हैं। तो पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी होने पर, अगर उसकी कीमत में कमी होती है पूरक वस्तु की स्थिति में, तो हम दूसरी वस्तुओं की क्या कर देंगे, मांग बढ़ा देंगे। ठीक है। तो जब फैशन या ऋतु में परिवर्तन, वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकताओं में परिवर्तन, ये सभी क्या होते हैं, मांग में वृद्धि के कारण होते हैं। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो, क्रेताओं की संख्या में अगर वृद्धि होती है तो क्या होगी, मांग में वृद्धि होगी। अगर किसी वस्तु को क्रय करने के लिए अधिक लोग होते हैं तो मांग में वृद्धि जरूर होगी। हम देखते हैं जब भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो, तो हम भविष्य में अकाल ये चीज़ें होती हैं तो हम उसकी मांग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना हो, अगर आपको लगता है कि मैं एडीओ सहायक विकास अधिकारी बनने वाला हूँ और आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप इंजॉय करने के लिए आप इधर उधर से लोन, इधर उधर से रुपए मांग के घूमने के लिए चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि सैलरी आएगी तो उसका भरपाई मैं कर लूँगा। तो इसीलिए क्या होता है, भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना, आपकी आय अभी कुछ नहीं है तो आपकी आय अगर बढ़ने की संभावना होगी तो आप उसका क्या करोगे, मांग बढ़ा दोगे। अब मांग में कमी की क्या स्थितियाँ हैं, इसको हम देखते हैं। इस स्थिति में मांग वक्र बाएं से दाएं स्थानांतरित होता है। मूल बिंदु जो है आपका, मूल बिंदु आपका ये है, मूल मांग वक्र ये है डी, और ये क्या हो, नीचे की ओर आपकी क्या हो, नीचे की ओर स्थानांतरित हो गया। तो ये क्या होता है, मांग वक्र बाएं से दाएं, आपकी ये दाईं ओर, ये आपकी दाईं ओर मांग वक्र क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। ए मांग वक्र, बी मांग वक्र ये स्थानांतरित हो गया नीचे की ओर, बाईं ओर आपका स्थानांतरित हो गया। तो आपको यही बता रहा है कि मांग वक्र किस प्रकार से बाएं से दाईं ओर स्थानांतरित होता है। तो समान कीमत पर कम मांग, समान कीमत, ये आपकी कीमत है, समान कीमत पे है, कीमत ये समान है और मांग क्या होती है, 10 से हमने क्या किया, 5 कम कीमत कर दी। तो ये क्या हो, इससे क्या हो, मांग वक्र क्या हुआ, आपकी दाहिनी ओर स्थानांतरित हो गया, बाईं से दाईं ओर स्थानांतरित होगा। समान मांग पर कम कीमत, समान मांग पर हम देखते हैं कि समान मांग एक जैसी है, ये 10 रुपये है, उस पर क्या हुआ, 10 प्राइस था, 10 प्राइस पर क्या था, जो मांग थी हमारे डी मूल मांग वक्र था हमारा, वो खिसक कर क्या होगा, D1 हो गया। तो हमारे ये नीचे की ओर आ गया। तो हमने क्या किया, इसमें मांग कम कर दी, 10 से हमने 5 ये मांग कम कर दी। हम देखते हैं कि अब मांग में कमी के क्या कारण हैं, इसको हम देखते हैं। जब उपभोक्ता की आय में कमी हो, आपकी आय अगर कम होने की संभावना हो तो आप उन वस्तुओं का उपभोग कम कर देंगे, क्योंकि आपकी क्रय शक्ति कम हो चुकी है। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है, अगर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होगी तो आप उसकी मांग भी कम करेंगे। जब पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो, अगर पूरक वस्तुओं की कीमत में अगर आप लोग तेल की अगर कीमत में वृद्धि होने की संभावना हो तो आप कार, बाइक लेना कम कर देंगे, क्योंकि आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर लोग जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि तेल की कीमत में वृद्धि हो रही है, इसलिए उसका प्रतिस्थापन कोई वस्तु, कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर हमें देखते हैं कि उसकी पूरक वस्तुओं में, क्योंकि कार बिना तेल के नहीं चल सकती है, तो तेल की कीमत अगर बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, उसकी
पूरक वस्तु की अगर कीमत में बढ़ने की संभावना हो उसकी उसकी क्या करेंगे, हम मांग कम कर देंगे। जब फैशन जलवायु में परिवर्तन के कारण वस्तु की उपभोग की रुचि तथा प्राथमिकताओं में कमी आती है, अगर आपकी फैशन और रुचि में अगर कमी आती है, आप क्या होता है, लोग जब आयु आयु बढ़ती है तो उनकी दृष्टि, सोचने की दृष्टि कम होती है। जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हमारी फैशन, रुचि, ये चीज़ों की अधिक वो होती है। तो जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, आयु बढ़ती है, हम तो उन चीज़ों का उपभोग कम करने लगते हैं। फैशन और रुचि में हमारी कम हो जाती है तो हम उसकी मांग कम करेंगे। क्रेताओं की संख्या में कमी होना, अगर क्रेताओं की संख्या में कमी होती है, अकाल, बाढ़, किसी चीज़ से लोगों की मृत्यु हो जाती है तो क्रय करने की शक्ति कम हो जाएगी, तो उससे भी क्या होगा, मांग में कमी आएगी। जब निकट भविष्य में कीमत कम होने की संभावना हो, हमें लगता है कि अरे आज चावल का कट्टा इतने का है, बाद में ये कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी मांग भी कम करेंगे। हम ये सोचेंगे आज खाया जाए, कल तक वो खाया जाए, परसों तो उसकी कीमत कम होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको तब खरीदेंगे। अगर हम भविष्य में किसी वस्तु की कीमत कम होने की संभावना होती है तो हम वर्तमान अपने क्रय को कम कर देते हैं और भविष्य में उस चीज़ को टाल देते हैं। निकट भविष्य में उपभोक्ता की आय कम होने की संभावना हो, हमें लगता है कि हम बेरोजगारी की इसी दौर को आगे तक चलते रहेंगे, तो हम अभी क्या करेंगे, उन वस्तुओं का क्रय भी कम करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये सफ़र तो और आगे जाएगा, तो हम उन चीज़ों का क्रय कम कर लेते हैं। तो मांग में परिवर्तन एवं मांग की मात्रा में परिवर्तन का अंतर देखते हैं। तो मांग में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन दो चीज़ों से हो सकता है। मांग में परिवर्तन दो स्थिति में हो सकता है, मांग का संकोचन और मांग का विस्तार। और हम देखते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या हो सकता है, मांग में ये वृद्धि हो रही और ये मांग में कमी हो रही है। तो दो स्थितियों में मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग का संकोचन और मांग का विस्तार होता है। मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग में कमी और मांग में वृद्धि होती है। मांग में कमी और मांग में वृद्धि कीमत के अलावा अन्य चीज़ों से प्रभावित होता है, जबकि मांग का संकुचन और मांग का विस्तार कीमत में परिवर्तन की वजह से होता है। हमें ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि मांग में संकुचन और मांग में विस्तार कीमत की वजह से होता है, और मांग में वृद्धि और मांग में कमी कीमत के अलावा अन्य तत्वों के द्वारा इसमें जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से मांग में वृद्धि और मांग में कमी होता है। इसको आप ध्यान रखना। धन्यवाद। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, जुड़े रहें। और मुझे लगता है कि ये दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में हमारे सहायक विकास अधिकारी एडीओ की विज्ञप्ति आ जाएंगे। अगर प्रथम सप्ताह में नहीं आएंगे तो द्वितीय सप्ताह में और तृतीय सप्ताह में तो कन्फर्म ही आपकी ये एडीओ सहायक विकास अधिकारी की भर्ती ज़रूर आएगी। और आप अगर सिलेबस को कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको एक बर्डन नहीं मिलेगा क्योंकि सिलेबस बहुत अधिक है और समय कम है। तो अगर आप लगातार इन चीज़ों को टच में हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैं सिलेबस के अनुसार ही आपको पूरा कोर्स करूँगा। और जो कॉमन पेपर है उसकी भी तैयारी हम अंतिम माह रहेगा उसमें हम उसको देखेंगे, और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हम देखेंगे, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।